जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज है 24 मार्च 2025 और द हिंदू न्यूज़पेपर में 9 ऐसी न्यूज आई हैं आज की डेट की जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन पूरी की पूरी 9 न्यूज को जो है वो गाइज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। और देखो, ये जो पीडीएफ है इसमें मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। तो आपको देखो, आप ऑलरेडी जानते हो कि सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से आपको सब चीजें नहीं पढ़नी होती हैं। कुछ बस इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिन पर आपको फोकस करना होता है और जिससे रिलेटेड नोट्स बनाने होते हैं। तो मैंने आपके लिए चीजें आसान क्या कर दी, जो मेन काम की चीज है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आलतू फालतू चीजों को छोड़कर, जिससे कि आपका टाइम बचे और आप बिल्कुल स्पेसिफिक उन्हीं चीजों पर टारगेट करें जो एग्जामिनेशन के लिए काम की है। और इस स्मार्ट स्टडी करते हुए अपने सिलेक्शन की तरफ जो है वो आप आगे बढ़े। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। और अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने का। और मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्शन जो है वो करवाया है। और मैंने क्या करवाया है, मतलब स्टूडेंट्स ने अपनी खुद की मेहनत करके जो है वो सिलेक्शन लिया है, बट उन्होंने मेरे गाइडेंस को फॉलो किया था। तो आप भी अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो गाइडेंस फॉलो करिए, रेगुलर रहिए और अपने एग्जामिनेशन को जो है वो जल्द से जल्द क्वालिफाई करिए। तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए सेशन को जो है वो शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल। तो आज ये 9 टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम कवर अप करेंगे। और इनसे रिलेटेड अगर आपको यानी कि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है कमलाक्ष झा ऑफिशियल, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि इस चैनल पर मौजूद जितना भी कंटेंट आता है उसकी पूरी पीडीएफ, पूरे मटेरियल सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट नोट्स फॉर्म में वो आपको वहां पर एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए, अब बात हो गई बहुत सारी। अब हम अपने सेशन को जो है वो शुरू करेंगे। और अब आप अपने कमेंट्स जो है वो मतलब कर सकते हैं, जो भी अगर आपको कोई भी चीज मुझसे पूछनी है तो मैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपके कमेंट्स का आंसर जो है वो दूंगा। तो ये एक नया इनिशिएटिव हमने अगेन शुरू कर दिया हमारे इस चैनल पर, जहां पर अभी तक तो मैं आपको सिर्फ मतलब हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट न्यूज के सिर्फ शॉर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करा रहा था। अब मैं आपको रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें पूरी न्यूज की एनालिसिस हम लोग जो है वो फटाफट क्विकली जो है वो कवर अप करेंगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और काम की चीज जो है वो आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे इस पर्टिकुलर चैनल पर लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज जो है वो चल रही है। एनसीईआरटी की सीरीज हम पूरी फिनिश कर चुके हैं। और इसके अलावा यूपीएससी टॉप 500 टॉपिक्स की भी सीरीज चल रही है। प्लस रेगुलर बेसिस पर सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड मैं शॉर्ट भी जो है वो अपलोड करता हूं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल से आपको काफी फायदा होने वाला है। और लाइक का बटन जरूर हिट कर लें अगर आपने अभी तक लाइक का बटन हिट नहीं किया है तो देखो यार, आपको ऑलरेडी पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के गार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि यशवंत वर्मा जो है जस्टिस, जो है जज, जो है उनके घर से काफी सारी करेंसीज जो है वो मिली हैं। तो पूरा मुद्दा क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको समझाऊं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जितनी भी सिक्योरिटी वाले असाइन थे, जितने भी गार्ड्स अपॉइंटेड थे, उनकी डिटेल्स मांगी है। ये रिक्वेस्ट पिछले 6 महीने के दौरान उनके घर पर काम कर रहे गार्ड्स के बारे में है। ये इंक्वायरी तब शुरू हुई जब जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में एक आग लगने से आधे जले हुए नोट मिले हैं। इस इंसिडेंट ने सभी को चौंका कर रख दिया और इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर जांच करने का फैसला किया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की। तो जस्टिस वर्मा के मोबाइल फोन के कॉल और आईपी डिटेल्स जो 1 सितंबर 2024 से अवेलेबल है, सीजीआई को दे दिए गए हैं। उन्हें ये भी कहा गया है कि वो किसी भी डेटा को डिलीट या मॉडिफाई ना करें। इसके अलावा ये 3 सदस्य का एक प्रोब पैनल यानी कि जांच करने वाला पैनल बनाया गया है, जिसमें 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक कर्नाटक के जज शामिल हैं। ये पैनल इस घटना की जांच जो है वो करेगा। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा भी मुद्दा है, आज की डेट का हाईलाइटेड मुद्दा है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक जज के घर पर स्टोर रूम में आग लगी और बहुत सारे
मतलब आधे जले हुए नोट जो है वो मिले हैं, करेंसी जो है वो मिली है। तो इससे पूरा मामला जो है वो सामने आ गया है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का। तो चिंता काफी सारी उठाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आधे जले करेंसी नोट्स को किसने रिमूव किया, और स्टोर रूम को आग लगाने के बाद सील क्यों नहीं किया गया। यानी कि स्टोर रूम में जब आग लग गई थी तब उसके बाद सील क्यों नहीं हुआ। और जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा है कि उनका स्टोर रूम उनके घर का हिस्सा नहीं है, और ये CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इस इंसिडेंट से यह साफ होता है कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी बनाए रखना होगा। इसलिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे इंटरनल विजिलेंस को मजबूत करना और टाइमली पुलिस एक्शन को इंश्योर करना। तो गाइज ये था एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे उनका जस्टिस वर्मा के घर के गार्ड्स के बारे में इंक्वायरी का ओवरव्यू। और ये घटना जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा आपको फोकस जो है वो करके चलना है। राइट, कि अभी ये एक बहुत बड़ा करप्शन से रिलेटेड मामला जो है वो सामने आया। हालांकि यशवंत वर्मा जो जज है उन्होंने क्लियरली साफ इनकार कर दिया कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। इवन उन्होंने ये तक बोल दिया कि स्टोर रूम पे तो मेरा आना जाना था ही नहीं, वो तो CPWD वाले जो है वो स्टोर रूम पर आते जाते थे, वो उनके वो यूज करते थे, हम तो करते ही नहीं थे। तो अब देखो ये घटना कहाँ तक आगे जाती है। तब आगे और भी इस चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी तो हम डिस्कस करेंगे जरूर, हिंदू में तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक तो हम बात करने वाले हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सल और इक्विटेबल हेल्थ कवरेज की जरूरत के बारे में। ये टॉपिक आज के समय में गाइस बहुत रेलिवेंट है, खास तौर पर ट्यूबरकुलोसिस के कॉन्टेक्स्ट में। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो कि इंडिया का क्या टारगेट है ट्यूबरकुलोसिस को एंड करने का। सबसे पहले थोड़ा करंट स्टेटस समझते हैं। इंडिया ने ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल में काफी प्रोग्रेस किया है। 2015 से 2013 के बीच ट्यूबरकुलोसिस इंसिडेंस में 17.7% की कमी आई है, और डेथ में 21.4% की गिरावट देखने को मिली। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज के बारे में। तो गवर्नमेंट ने गाइस कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे कि निक्षय पोषण स्कीम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होगा। निक, निक्षय पोषण स्कीम। और फिर एक हम लोग को बी पाम रिजीम देखने को मिलती है। इसको जो है वो सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट जो है वो किया गया है। दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर आपको एक अच्छी जानकारी जो है वो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें आप लिख लो, एक अलग से मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनवाना चाहता हूं यहीं पर ही। BPALM रिजीम जो है, ये एक 6 महीने का ऑल ओरल ट्रीटमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। क्या लिखोगे? ऑल ओरल ट्रीटमेंट फॉर ऑल ओरल ट्रीटमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, DRTB जिसको बोलते हैं, जिसमें 4 दवाइयां हैं, उनको कंबाइन किया गया। दवाइयों के नाम मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। ये बेसिकली अर्ली डिटेक्शन के पर्सपेक्टिव से, ये देखो ये आ गया ये, हाँ, ये 4 दवाइयों के नाम ये लिख लो भैया आप। बेडेक्यूलाइन, प्रीटोमिनेट, लिनिजोलिड, मॉक्सीफ्लॉक फ्लॉक्स फ्लॉक्स एसिन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो ये 4 प्रकार की दवाइयां हैं, ये इस पर्टिकुलर बी पाम रिजीम के तहत हम लोग को देखने को मिले कि ओरल माध्यम से जो है वो प्रोवाइड की गई। ये एक बेसिकली इनिशिएटिव था कि जिससे कि टीबी के केसेस में जो है वो गिरावट आए, यानी कि टीबी सही हो। तो ये दवाइयां हैं, 4 दवाइयां जो बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस को जो है वो ट्रीट करने के लिए हेल्प करती हैं। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को, किसको? ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जो मैंने भी आपको लिखवाया भी है। मैं फिर से यहां पर एक और चीज इसके अंदर मेंशन कर देता हूं, ये लिख लो। ये ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, इसको बेसिकली ठीक करने के लिए 4 दवाएं जो है वो दी जाती है। यानी कि टीबी की दवाई इंसान जो है वो खाते आ रहा है, बट टीबी ठीक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो उस पर्टिकुलर दवाई की रेजिस्टेंस बन गई है।
तो इसलिए ये चार दवाइयों का कॉम्बिनेशन इस बी पाम रिजीम के तहत दिया जा रहा है। तो ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये भी इससे रिलेटेड भी फैक्ट जो है वो लिख लो, निक्षय पोषण, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि साथ ही साथ आपको चीजों के बारे में भी बताना। लिख लो निक्षय पोषण। ये बेसिकली टीबी के पेशेंट्स को मंथली पेमेंट करती है 1,000 रुपए पर पेशेंट। 1,000 रुपए पर पेशेंट। 1,000 रुपए पर पेशेंट, जिससे कि पेशेंट अपने न्यूट्रिशन को सपोर्ट कर सके। तो ये है निक्षय पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, है ना। तो सरकार 1,000 रुपए टीबी के पेशेंट को देती है, तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो हमने जो है वो क्या देखा कि सरकार के द्वारा भी कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं, बी पाम रेजिमेन और निक्षय पोषण। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अर्ली एज में टीबी को डिटेक्ट करो, ट्रीट करो और प्राइमरी हेल्थ केयर में इंटीग्रेट करो। इससे पेशेंट को जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी जितनी जल्दी डिटेक्ट होगी उतनी जल्दी उसका इलाज शुरू हो जाएगा। लेकिन चीज इतनी आसान नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। लगभग 50% टीबी के पेशेंट प्राइवेट केयर का सहारा लेते हैं, जिससे उन्हें डिलेज और हायर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का सामना करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए टीबी माई इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ये भी चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो टीबी, टीबी माई इनिशिएटिव, MAAY इनिशिएटिव। इसके अंदर जो है वो आप लिख लो, टीबी माई इनिशिएटिव के अंदर MAAY, या माई बोलेंगे इसको तो मेरे ख्याल से, माई इनिशिएटिव। तो लिखना आपकी, इसमें नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि टीबी को जो है वो इंडिया से एलिमिनेट करना 2025 तक। और उसके तहत ये इनिशिएटिव जो है वो लाया गया है, टीबी माई इनिशिएटिव, जिसको जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। implemented in district with the objective to eliminate TB, with the objective to eliminate TB। टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव भी हम लोग को इसी प्रकार का देखने को मिलता है। और ये जो है, ये उन लोगों को इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो प्राइवेट केयर लेना चाहते हैं। तो ये इंश्योरेंस से एसोसिएटेड है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टीबी माई इनिशिएटिव। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ रिकमेंडेशंस की। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए टीबी डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग के लिए। इससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रोसेस को और बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना भी जरूरी है। इन सब का एनालिसिस ये है कि एक इक्विटेबल हेल्थ केयर एक्सेस कितना इंपॉर्टेंट है। हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है ताकि टीबी के रिजल्ट्स को इंप्रूव किया जा सके और सभी लोगों को हेल्थ सर्विसेज तक आसानी से पहुंच मिल सके, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो ये यूनिवर्सल और इक्विटेबल हेल्थ कवरेज की जरूरत का एक बेसिकली ओवरव्यू था, और टीबी को जो है वो मेनली इस पर फोकस जो है वो किया गया था, टीबी के बारे में। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड, उतना कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखो गाइस, मैं यहाँ पर सिर्फ वही आर्टिकल्स कवर अप कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होंगे, और उससे रिलेटेड ये नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो सेंसस और डीलिमिटेशन के बीच की पॉलिटिक्स का है। आज ही आपको डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ना है। ये मैं आपको एक टास्क प्रोवाइड करा रहा हूं कि आज आप डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड एक वीडियो भी आज ही मैं अपलोड जो है वो कर दूंगा इसी चैनल पर, जिससे कि आज आप वो वाला वीडियो अपना कवर अप कर सकें, डीलिमिटेशन कमीशन का वीडियो। ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल है, आज या फिर कल मॉर्निंग तक ये वाला वीडियो जो है वो मैं ले आऊंगा। बट
एक आपसे सिंपल सी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स पे लिख दो डीलिमिटेशन कमीशन वीडियो। बस इतना जो है वो डाल दो, तो मैं कमेंट्स देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, तो मैं रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उससे रिलेटेड पूरी चीज आपको मिल जाएगी। तो अब ये टॉपिक जो है वो आजकल काफी चर्चा में है, डीलिमिटेशन और सेंसस का टॉपिक। तो आओ इसको समझेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं डीलिमिटेशन डिमांड की। एक जॉइंट एक्शन कमेटी ने मांग की है कि 1971 सेंसस के आधार पर डीलिमिटेशन को 25 साल के लिए फ्रीज किया जाए। इसका मतलब है कि अगर इसका मतलब क्या होता है कि नए सेंसस के बिना ही सीट्स का एलोकेशन होगा। अब इस डिमांड का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। पहले भी ऐसे फ्रीजेस किए गए हैं, जैसे कि 42nd और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू। ये अमेंडमेंट्स इसलिए लाए गए थे ताकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टेबल रखा जा सके। अब बात करते हैं कि आज की डेट में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की चिंता क्या है। तो साउथ की जो स्टेट्स हैं उनको डर है कि अगर नया सेंसस लाते हैं तो उनकी पार्लियामेंट्री सीट्स कम हो सकती है। आप अगर रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको शायद पता होगा कि अमित शाह जी ने अभी बीच में अश्योरेंस भी दिया था साउथ इंडिया को कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपकी सीट जो है वो कम नहीं होगी। बट उनको डर ये है कि चलो कम नहीं हो रही है तो बढ़ेंगी भी नहीं, तो तो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वल कैसे हो पाएगा, है ना। तो वो उनको उस चीज का डर है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर वो कम हो जाएगा। राइट, तो उनकी पार्लियामेंट्री सीट जो है वो कम हो सकती है कंपैरेटिवली दूसरी स्टेट्स के साथ देखा जाए तो। क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल में उन्होंने अच्छा काम किया है, वहां पर कम पॉपुलेशन है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को फायदा हो सकता है अगर लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उनको वहां पर ज्यादा सीट्स मिलेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर सीट्स जो अलॉट की जाती हैं पार्लियामेंट के अंदर, आपने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको ये आइडिया होगा, पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स एलोकेट की जाती है, ना कि एरिया के आधार पर या दूसरे प्रिंसिपल के आधार पर नहीं होता, सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर। क्योंकि हम ही लोग जनता जो है वो देश की, वो जनता की रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, तो जनता जितनी जनता है उस हिसाब से उस रेशियो में जो है वो सीट्स एलोकेट की जाती है। बोलो हाँ या ना। इस प्रकार से कि सबका रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इक्वली आ सके। बट साउथ इंडिया को कम सीट्स मिलेंगी। इस इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनको उस चीज का डर है। राइट, इसलिए इस इशू पर सहमति बनाना बहुत जरूरी है। कुछ प्रपोजल्स हैं जिसमें स्टेट्स की फिस्कल कंट्रीब्यूशन को डीलिमिटेशन प्रोसेस में शामिल करने की बात भी की गई है। इसके अलावा नेशनल कंसल्टेशन भी होनी चाहिए ताकि सभी स्टेक होल्डर्स की राय ली जा सके। अब इस सबका एनालिसिस ये कहता है कि हमें इंक्लूसिव और डेटा बैक्ड कंसल्टेशन की जरूरत है। ये इंश्योर करेगा कि रिप्रेजेंटेशन फेयर हो और किसी प्रकार से रीजनल डिस्पैरिटीज ना हो, यानी कि किसी स्टेट में ज्यादा सीट किसी में कम होंगी तो ये डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। और अगर हम सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करते हैं तो हम एक बेहतर और समझदारी से अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइज ये सेंसस और डीलिमिटेशन के बीच की पॉलिटिक्स का एक छोटा सा ओवरव्यू था। मेन जो काम की चीज थी, देखो आपके लिए बस यही वाली चीज जानने की थी। इसमें डीलिमिटेशन के बारे में अब मैंने आपको बता दिया, आप मुझे कमेंट कर देना तो मेरा एक पुराना एक वीडियो है वो मैं ढूंढ कर निकाल कर अपलोड जो है वो कर दूंगा यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से एडिट करके। ठीक है, तो उसमें और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अभी के लिए सिर्फ ये वाली न्यूज थी जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, मिलिट्री अप्रोच टू मॉइस्ट लीड टू ट्राइबल रिप्रेशन। तो हम बात करने वाले हैं एक और सेंसिटिव टॉपिक पर, जो है मॉइस्ट के खिलाफ मिलिट्री अप्रोच से रिलेटेड। मैंने इतना आपको बताया होगा तो आपको पता लग रहा होगा कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहां पर मॉइस्ट के केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, इंसर्जेंट्स के केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उनके खिलाफ मिलिट्री की जो अप्रोच है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल था, और ट्राइबल कम्युनिटीज पर होने वाले असर को ये कनेक्ट करता है। सबसे पहले रीसेंट ऑपरेशंस की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 30 से ज्यादा मॉइस्ट्स को मार दिया गया है, ये लेटेस्ट न्यूज है, जो ये दिखाता है कि मॉइस्ट इन्फ्लुएंस में कमी आ रही है। लेकिन इसके साथ ही कुछ सीरियस चिंता भी है। एक प्योरली मिलिट्री अप्रोच ट्राइबल कम्युनिटीज को एलियनेट कर सकता है। इससे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन भी हो सकता है, जैसे कि सलवा
जुदुम कैंपेन के दौरान देखा गया था। इस कैंपेन ने ट्राइबल लोगों के बीच में डर और असमानता को बढ़ाया था। इसलिए हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जरूरत है। जब रिप्रेशन होता है तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच मॉइस्ट के लिए सिंपैथी को बढ़ा सकता है। इसलिए सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट और डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि ये वाला टॉपिक अभी आपके ऊपर से गया होगा। सिंपली हमारे लिए न्यूज देखने को मिल रही है कि छत्तीसगढ़ के अंदर 30 मॉइस्ट को मार दिया गया। इसका मतलब यह है कि मॉइस्ट का इन्फ्लुएंस वहां पर डिक्लाइन हो रहा है। अब प्योर मिलिट्री अप्रोच का रिस्क ये होता है, क्योंकि अगर मिलिट्री किसी क्षेत्र पे जो है वो घुसती है तो वो सिविलियंस को देखती नहीं है। तो इससे ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में डर आ जाएगा, राइट। और कई बार ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होगा जाने अनजाने में, है ना। तो जब ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में डर आएगा तो ये माओवादी क्या करेंगे, मॉइश लोग क्या करेंगे, ये ट्राइबल कम्युनिटीज के पास जाकर बैठेंगे, बोलेंगे कि देखो हमारा ना साथ देने का नतीजा देख लिया, मिलिट्री आ गई तुम्हारे घर पे घुस गई, अब धीरे धीरे करके तुम्हारे घर पे कब्जा करेंगे ना, कि ब्रेन वॉश करेंगे ये लोग। और जब ये ब्रेन वॉश करेंगे तब क्या होगा, तब कहीं ना कहीं मॉइस्ट को फिर से पावर मिलना शुरू हो जाएगी। और और ये जो मॉइस्ट का इन्फ्लुएंस है ये खत्म करने का जो हमारा पूरा प्रयास है वो चकनाचूर हो जाएगा। तो ये आर्टिकल ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। देखो कितने सिंपल तरीके से हमने आपके सामने 3-4 पॉइंट्स में पूरी चीजें जो है वो रख दी हैं। और ये नोट्स के तौर पर भी आपको ये 3-4 पॉइंट्स ही बनाना है, या फिर आप हमारी ये पीडीएफ जो है वो उसको प्रिंट आउट कराओ और रेगुलर बेसिस पर जो है वो सिर्फ पेज पलटो आप। और इंडेक्स के साथ सब चीज हमने आपको प्रोवाइड जो है वो की हुई है। अब नेक्स्ट टीबी से रिलेटेड ही अगेन एक और टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड ये टॉपिक है, जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से एसोसिएटेड। तो ट्यूबरकुलोसिस का बर्डन इंडिया में बहुत ज्यादा है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया। और इसे कंट्रोल करने के लिए हमें नए तरीके ढूंढने होंगे। सबसे पहले टीबी बर्डन की बात करते हैं। इंडिया दुनिया का 25% टीबी बर्डन उठाता है, जिसमें हर साल 2.8 मिलियन नए केसेस आते हैं। ये एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस है गाइस, जिसे टैकल करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं करंट सिस्टम के लिमिटेशंस की। लगभग 50% टीबी पेशेंट्स प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट लेते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन वहां स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स की कमी होती है। इस वजह से पेशेंट्स को बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम केयर प्रोटोकॉल्स को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं और कंप्लायंस को इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर ट्रीटमेंट के लिए, बेहतर डायग्नोसिस के लिए। इससे डायग्नोस्टिक्स और मेडिसिन एक्सेस को बढ़ाया जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रग रेजिस्टेंस का। एंटी टीबी ड्रग और लैब स्टैंडर्ड्स के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की जरूरत है। यह इंश्योर करेगा कि पेशेंट्स को क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले और ड्रग रेजिस्टेंस का इशू ना बने। इस सब का एनालिसिस ये कहता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिस्टमैटिक गैप्स को खत्म कर सकता है टीबी केयर में। और ये कोलैबोरेशन और रिसोर्स शेयरिंग के थ्रू बेहतर रिजल्ट्स इंश्योर करने में सक्सेसफुल होगा। तो ये पूरा आर्टिकल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एम्फेसाइज करने पर फोकस कर रहा था। इसमें आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि पूरे दुनिया भर में टीबी का बर्डन जो है वो मात्र 25% है। अगर आप ये पीडीएफ को प्रिंट आउट नहीं भी करा रहे हो तो इसमें जो मेन काम की चीज है ना, 2-4-5 पॉइंट्स बस वो भी लिख लोगे तो भी दैट इज इंपॉर्टेंट। हमने आपको ये थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल में जो है वो इसलिए दिया हुआ है कि जिससे कि आप अगर खुद से भी पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहें कभी, तो आप खुद से भी चीजों को पढ़कर एक बार समझ सकते हैं। मैं तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, नो डाउट। तो ये चीज थी। अब बात करेंगे, करने वाले हम मणिपुर में शांति के लिए हो रहे प्रयास के बारे में। आपको ऑलरेडी पता है कि मणिपुर के अंदर कौन सा रूल लगा हुआ है, कोई मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएगा, और आर्टिकल के साथ। तो ये टॉपिक बहुत जरूरी है, खास तौर पर रीसेंट वॉयलेंस हम लोग को मणिपुर के अंदर देखने को मिला। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, मणिपुर के अंदर जो वॉयलेंस हुआ है उसमें कौन सी कम्युनिटीज इन्वॉल्व है, फटाक से कमेंट बॉक्स पे लिखो इसका आंसर। तो सबसे पहले सेंटर के कमिटमेंट की बात करते हैं। लॉ मिनिस्टर मेघवाल ने कहा है कि सरकार मणिपुर में शांति के लिए कमिटेड है, कि सरकार चाहती है कि मणिपुर में शांति बनी रहे। रीसेंट दंगों के बाद यह कमिटमेंट और भी जरूरी हो गई है, ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट डेलीगेशन की। सुप्रीम कोर्ट का एक डेलीगेशन रिलीफ कैंप्स का विजिट कर रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक टीम, आप कह सकते हो कि ये जितने भी रिलीफ कैंप्स हैं जहां पर लोगों को रखा जा रहा है, राइट, उनकी देखभाल जो है वो की जा रही है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की एक टीम ने जाकर विजिट किया और उन्होंने डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए लीगल एड प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। यानी कि जिनको अपने घर से निकाला गया है तो उनको
लीगल एड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। ये इनिशिएटिव उन लोगों की मदद करने के लिए है जो रिसेंट दंगों की वजह से अपने घर से निकल गए हैं। तो जुडिशरी का रोल इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। ये डायलॉग और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को प्रमोट करने में मदद करती है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प मिलती है। जुडिशरी को एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा सकता है, जो सभी पार्टीज के बीच संवाद को बढ़ावा देते हैं। इस सबका एनालिसिस ये कहता है कि सस्टेनेबल पीस के लिए लोकल एंगेजमेंट, रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है। ये सब चीजें इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करती हैं। अगर हम इन एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हैं तो हम मणिपुर में शांति स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। तो ये था एक मेन टॉपिक। देखो, लॉ मिनिस्टर मेघवाल ने हाईलाइट किया कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कमिटेड है कि वो मणिपुर के अंदर शांति चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट की एक टीम गई, जिसने वहां पर जो लोग घर से निकल गए थे दंगों के कारण, तो उनको लीगल एड, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कराने पर फोकस किया जा रहा है। तो ये जुडिशरी का रोल बता रहा है कि किस प्रकार से जुडिशरी देखो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती है। ये चीज कितनी बढ़िया चीज है जो आप मेंस में यूज कर सकते हैं। अब देखो, इतना बड़ा आर्टिकल था, उसमें मैंने सिर्फ आपको 4 पॉइंट्स दिए जो काम के हैं। इसीलिए मेरा लेक्चर देखोगे तो सिर्फ उतनी चीज पढ़ोगे जितनी जरूरतमंद है, और एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दे ही दूंगा, और नोट्स आपके पास सिर्फ उतने ही आएंगे जो आपके लिए काम के। फालतू की फर्जी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, जिससे कि आपका फालतू अननेसेसरली जो है वो टाइम वेस्ट हो। आप काम की चीजें पढ़ें जिसका आप मेंस में उपयोग कर सकें, प्रीलिम्स में उपयोग कर सकें, दैट्स इट। फालतू लेक्चर को स्ट्रेट, हाँ खींचूंगा जरूर मैं कई बार लेक्चर को, आपको पर्सनल बातें बताकर, आपका पर्सनालिटी डेवलप करने से रिलेटेड आपको गाइड करके, है ना, वो एक अलग मेरा जोन है। बट उसके अलावा यहां पर जो कंटेंट आपको मिलेगा वो सिर्फ काम का ही कंटेंट मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंटी डंपिंग ड्यूटीज, बहुत इंपॉर्टेंट। हम बात करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, इंडिया की एंटी डंपिंग ड्यूटीज चाइनीज प्रोडक्ट्स पर। यह डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे इंडियन इंडस्ट्रीज पर क्या असर होगा यह समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ड्यूटीज के बारे में जो है वो चर्चा करें। तो ड्यूटीज इंपोज की बात करें तो इंडिया ने 5 चाइनीज प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई हैं, जो 276 यूएस डॉलर से लेकर 986 यूएस डॉलर पर टन तक हैं। ये ड्यूटीज उन प्रोडक्ट्स पर लगाई गई हैं जो इंडिया में इंपोर्ट किए जा रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले हमारा इंडियन मार्केट चाइनीज मोबाइल से खतरनाक भरा हुआ था। वो वाले चाइनीज मोबाइल जिसकी कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं थी, याद है ना, बहुत तेज तेज आवाज आती थी उनकी। आज से मैं करीब 15 एक साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 10 15 साल, 16 साल पुरानी बात। तो आपने शायद अगर मार्केट में नोटिस किया, किस किस ने किया जरूर बताना, और किस किस ने वो फोन यूज किया। बड़ा खतरनाक, सस्ते, बहुत सस्ते फोन हुआ करते थे। और कैमरा, मतलब नया नया जो मल्टीमीडिया जो आया था ना, बिल्कुल मोबाइल में कैमरा, मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, वो ये चाइनीज मोबाइल में, सस्ते सस्ते मोबाइल में आ गए थे। यानी कि जहां पर आप एक नोकिया का कीपैड वाले मोबाइल खरीदोगे, उसकी जगह आप खरीद लो ये वाला मोबाइल चाइनीज का। तो पूरा मार्केट चाइनीज ने भर दिया था। बट अब गायब, अब नहीं दिखते ये वाले मोबाइल। क्यों? क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सरकार ने ड्यूटीज लगा दी कि बेटा अब तुम हमारे यहाँ पे डंप करोगे ना ये सड़ा क्वालिटी का सामान, तो हम रखेंगे नहीं। वो उस पर इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि तुम प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारा माल यहां पर तुम छोड़ के भी चले जाओ तो भी सड़ता रहेगा, कोई नहीं खरीदेगा, इतना महंगा कर देंगे। कहानी ये है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का, क्योंकि चाइनीज ये बहुत करती है, खराब क्वालिटी का माल, सस्ता माल इंडिया के अंदर जो है वो दे दिया, अपना शिप जो है वो लेके आया, बोला फ्री में ले जाओ पूरा सामान। क्यों? इंडिया के मार्केट को खराब करना है। ये चीज समझो आप। क्यों जानबूझकर चाइना जो है वो अपने शिप को लाकर खड़ा कर रहा है और बोल रहा है ले लो, उसमें जितना भी सामान है पूरा फ्री में लो। क्यों ये किया है उसने? क्यों? क्योंकि आपकी कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बिकना बंद हो जाएगा, लोगों को आदत लग जाएगी चाइनीज प्रोडक्ट की। राइट? फिर वो भेजेगा अपने प्रोडक्ट, जिससे कि उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड, जियो सिंपली, इंटरनेट फ्री। फिर उसका पैसा लगाना शुरू किया ना उनने। पहले आदत डलवाओ नशे की, फिर उसके बाद चार्ज करो। तो ये होता है कैपिटलिस्ट क्लास का गेम। अब आप बोलोगे सर चाइना तो कैपिटलिस्ट नहीं, अरे भैया नहीं है, बट उसको तो अपना ग्रोथ तो करना है ना, उसकी आइडियोलॉजी
थॉट प्रोसेस तो वैसा ही है। एनीवेज, तो वो अपन आइडियोलॉजिकल गेम जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में अलग से खेलेंगे। अभी के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी समझ में आ गया कि भाई हमारे यहां पे अगर तुम सामान डंप करोगे, है ना, तो उस सामान के अगेंस्ट हम इतना टैरिफ इम्पोज कर देंगे कि बेटा तुम छोड़ नहीं पाओगे। देखो आप, $276 से लेकर $986 पर टन तक हमने ड्यूटीज लगा दी, एंटी डंपिंग ड्यूटीज चाइनीज प्रोडक्ट पर। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, यानी कि हमारी खुद की इंडियन कंपनीज को अनफेयर कंपटीशन से बचाना। जब इंपोर्ट्स की प्राइसिंग बिलो नॉर्मल प्राइस होती है ना, तो ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है, क्योंकि कंज्यूमर को जो सस्ता माल मिलेगा वो तो वही खरीदेगा। क्या इंडियन प्रोडक्ट क्या फॉरेन प्रोडक्ट, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। जहां सस्ता मिल रहा है उठाकर ले लो, बोलो हाँ या ना। ये होता है। इसलिए ये ड्यूटीज उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए लगाई जाती है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। और ये ड्यूटीज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के रिकमेंडेशन पर बेस्ड है। ये प्रीलिम्स में आ गया, देखो हमने बिल्कुल क्लियरली दिया आपको। पहला पॉइंट, एंटी डंपिंग ड्यूटीज का क्या ऑब्जेक्टिव है। दूसरा पॉइंट, किसके रिकमेंडेशन के आधार पर ये पूरी चीज होती है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। देखो अब बताओ कि हमारे नोट्स में कोई कमी है। इस सब का एनालिसिस ये है कि ये डिसीजन इंडिया की प्रोएक्टिव ट्रेड डिफेंस स्ट्रेटजीज को दिखाता है। इससे हमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस और इनोवेशन को एनहांस करने की जरूरत है। अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज को स्ट्रांग बनाते हैं तो हम ग्लोबल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इंडिया का एंटी डंपिंग ड्यूटी पर प्रॉपर ओवरव्यू था जो मैंने भी आपको प्रोवाइड कराया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के साथ अलाइन भी करती है। हमें डब्ल्यूटीओ को बताना पड़ता है कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज तो खत्म हो जाएंगी, है। अब नेक्स्ट टॉपिक, तो ये टॉपिक जो है वो, ये बेसिकली पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, बट डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। तो बहुत ध्यान से सुनना। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में किए गए अमेंडमेंट्स और उन पर कांग्रेस की तरफ से उठाए गए सवालों से जुड़ा ये टॉपिक है। अभी ये काफी चर्चा में चल रहा है। अपोजिशन का ऑब्जेक्शन है, कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के सेक्शन 44 क्लॉज 3 को रद्द करने की मांग की। उन्होंने यह कहा कि यह अमेंडमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को खतरे में डाल रहा है। यह अमेंडमेंट पर्सनल डेटा की डिस्क्लोजर को रिस्ट्रिक्ट करता है, जो आरटीआई एक्ट के ओरिजिनल प्रोविजंस को अंडरमाइन करता है। इसका मतलब है कि लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा कि वो अपने डेटा के बारे में जान सकें, जो कि एक सीरियस इशू है। यानी कि अगर किसी को अपने डेटा के बारे में जानना है और वो आरटीआई वगैरह फाइल करते हैं तो फिर वो, उनको जानकारी नहीं मिलेगी। तो बोल रहे हैं कि भाई इसलिए ये वाला आप क्लॉज हटा दो। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के 2017 के राइट टू प्रिवेसी जजमेंट पर बेस्ड है। गवर्नमेंट का कहना है कि सिर्फ पब्लिक इंफॉर्मेशन ही शेयर होगी, लेकिन इससे प्रिवेसी और अकाउंटेबिलिटी के बीच का बैलेंस खत्म हो सकता है। अब इस सब का एनालिसिस ये कहता है कि हमें इंडिविजुअल प्रिवेसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। ये जरूरी है कि डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को रिव्यू किया जाए ताकि लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी भी बने। तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट पर कांग्रेस की तरफ से उठाए गए सवालों का हमने अभी ओवरव्यू जाना। तो ये चीज आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा कि जयराम रमेश, इन्होंने कहा कि सेक्शन 44 क्लॉज 3 डीपीडीपी एक्ट 2023 का हटा दो, क्योंकि ये आरटीआई कानून के तहत खतरा है। देखो बिल्कुल पहले पॉइंट में हमने आपको चीज बता दी कि इशू क्या है। दूसरे पॉइंट में हमने जो आपको बता दिया कि अमेंडमेंट करके आ रहा है। अमेंडमेंट बेसिकली पर्सनल डेटा डिस्क्लोज नहीं करेगा, ये बोल रहा है। आप आरटीआई लगाते हो तो आपको पर्सनल डेटा नहीं मिलेगा, है ना, वो बात सही भी है। गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया हम तो राइट टू प्रिवेसी जजमेंट के तहत जो है वो बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ ये कौन सा केस था जो राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड था, कमेंट बॉक्स पे लिखकर। कम ऑन, नेक्स्ट। चीजें समझ में आ रही है ना, अच्छा लग रहा है आपको ये पूरा लेक्चर? बहुत शॉर्ट में, यानी कि आधे घंटे अगर आप देंगे तो आपको 9-10 न्यूज रेगुलर बेसिस पर जो है वो मिलेगी। बिल्कुल शॉर्ट नोट, सटीक, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तैयारी के साथ। तो होपफुली अच्छा लगे आपको ये वाला इनिशिएटिव और आप इसको लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट्स करें। और हमें चाहिए इस मतलब हमारे जो ये सीरीज चल रही है, तो रेगुलर बेसिस पर एटलीस्ट 1 लाख व्यूज तो आने चाहिए, है ना? तो ये अपनी डिमांड है। तो अब हम बात करेंगे गाजा। आपको ऑलरेडी पता है इसराइल में इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। अभी 50,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है काउंटिंग्स करें तो। ये टॉपिक बहुत सीरियस है और इसकी समझ बहुत जरूरी है। सबसे पहले एस्केलेशन की बात करते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में 50,000 21 से ज्यादा पैलेस्टीनियन डेथ हो चुकी है बताया जा रहा है। और ये एक इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, एक बाधा है बहुत बड़ी मानवता के ऊपर। लोगों की जिंदगी और उनका जीना मुश्किल होता जा रहा है उस क्षेत्र में। इसराइल ने कुछ स्पेसिफिक एरिया में इवैक्यूएशन ऑर्डर्स भी इशू किए कि निकलो यहां से, खाली करो इस क्षेत्र को। इसके साथ ही एक नया डायरेक्टरेट एस्टैब्लिश किया गया है जो इंटरनेशनल कानून के कंप्लायंस को देखेगा। यानी कि एक डिपार्टमेंट बना दिए जो देखेगा कि इंटरनेशनली कहीं हमें चुनौती तो नहीं देगा कोई। और ये स्टेप ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। इसराइल उस क्षेत्र से सभी को हटा रहा है, बोल रहा है खाली करो। ग्लोबल रिएक्शंस की बात करें तो दुनिया भर में ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का यह कहना है कि सीज फायर, यानी कि चीजों को शांत कर दो, और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की जरूरत है कि भाई लोग को आप निकाल रहे हो तो भाई इस तरीके से निकालो कि भाई वो सेफली दूसरी जगह जा सकें, उनका रिहैबिलिटेशन सेफ हो। ये नहीं कि लोग जा रहे हैं रास्ते में ही मर जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा कहाँ गए लोग, ऐसा भी होता है। तो इन सब का एनालिसिस ये है कि इंडिया को बैलेंस डिप्लोमेसी परस्यू करनी चाहिए। हमें पीस बिल्डिंग प्रयास को सपोर्ट करना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करनी चाहिए। यानी कि उस क्षेत्र में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, सेफली जो है वो रिहैबिलिटेट करने के लिए इंडिया को अपनी फोर्स इन्वॉल्व करनी चाहिए, ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में लोगों की मदद भी की जा सके और साथ ही साथ शांति भी बरकरार रखी जा सके। तो गाजा कॉन्फ्लिक्ट का ये एक सीरियस इशू पर ओवरव्यू हम लोग को देखने को मिला। देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्रॉपर हमने पूरी चीजों को मेंशन जो है वो किया है। तो बस गाइस इतने ही थे आज के टॉपिक्स। और आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके, जहां पर आपकी तैयारी को जो है वो एक नेक्स्ट लेवल जो है वो मिलेगा, जहां पर बिल्कुल रेडी नोट्स आपको मिलेंगे। रेगुलर बेसिस पर जो भी अपडेट्स होती हैं हमारे लेक्चर्स की, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए साइन ऑफ करता हूं मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।